हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो एनसीएफ 2005 के ऊपर इस वीडियो में आपको सारा चीज जो कंप्लीट रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना भी एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंटें बनती हैं, चाहे वो एग्जाम सीटेट के लिए हो या सीजीटेट के लिए हो या किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम होता हो, और जिस एग्जाम पे अगर एनसीएफ 2005 को पूछा जा रहा हो, है ना। मतलब एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है मतलब हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ठीक है ना। तो अगर ये टॉपिक अगर वहां पर है तो उसमें जितना भी पॉइंटें बनता है, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें हम एनसीएफ को लेकर के कंप्लीट एक सारा चीज लेकर के इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इसमें जितना भी मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका हर एक टेट से रिलेटेड एग्जाम या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंटें बनती हैं एनसीएफ से लेकर के, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, इस तरीके से आपको कंटेंट देखने के लिए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, और एनसीएफ 2005 के बारे में हम सारी चीजें विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का मतलब टीएटी एग्जाम आपको देना हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा देना हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप झारखंड से हो या छत्तीसगढ़ से हो या एमपी से हो या फिर यूपी से हो, आपको सारी जहां पर ये टॉपिक पूछा जाता है एनसीएफ, इन सारी स्टेटों का जो है एनसीएफ में जितने भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बुक में और अलग अलग चीजें जो है दिया हुआ है, मैं उन सभी को एक साथ मिक्स करके आप लोगों के लिए तैयार किया हूं, जिससे आपको इस वीडियो के बाद जो है आपको एनसीएफ के बारे में कहीं दूसरे जगह से मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एनसीएफ 2005 से लेकर के हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो अगर आप स्पेशली अगर सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2025 के लिए, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। और उसके बाद भी जितने भी आप टीचिंग एग्जाम की अगर बात कर लें, सीटेट की बात कर लें, सीजीटेट की बात कर लें, सीजी में जो शिक्षक भर्ती आने वाला है उसके लिए बात कर लें, एमपी के लिए बात कर लें, है ना। ये सारी चीजें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर आप बने रहिएगा, ठीक है। आज का जो क्लास है दोस्तों, हमारा जो क्लास नंबर है हमारा इसमें जो है अभी जो नया सीरीज चालू हुआ है, इसका जो क्लास नंबर है हमारा 33 नंबर है। इसके अकॉर्डिंग जो है इस सीरीज में जो है मैं जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा उसमें पुराने वीडियो भी है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बना करके रखा है, ठीक है। राष्ट्रीय यहाँ पर ऐसे रहेगा बिंदु, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नोट बना ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है मैं उन सब पॉइंटों को कवर करूंगा। जो वीडियो का लेंथ होगा दोस्तों ज्यादा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो आपको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक का बने रहना है, देखते रहना है, ताकि आप जो है और उसको बेस्ट आप अपना तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये जो हमारा सीरीज है सीजी टेट के लिए उपयोगी है ही है, सीजी टेट के लिए भी है, सी टेट के लिए भी है, शिक्षक भर्ती के लिए भी है, एमपी टेट के लिए भी है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती आता है उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है ना। यूपी में आए, राजस्थान में आए, झारखंड में आए, बिहार में आए, कहीं के भी टीचिंग एग्जाम में आए जहां पर एनसीएफ अगर पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 पूछा जा रहा है, तो ये जो है क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदु को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटे का भी हो सकता है, तो आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक का देखिएगा, ठीक है। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें जो एनसीएफ से रिलेटेड है।
इस वीडियो के बाद आपको जो है एनसीएफ से रिलेटेड किसी और वीडियो की और मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे 10 बुक उठा लीजिए, आपका 10 बुक का जो कंटेंट उसमें दिया हुआ है एनसीएफ को लेकर के, अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट है, उन सभी कंटेंट का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की संरचना है 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005। ठीक है, शॉर्ट नेम है इसका एनसीएफ 2005। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं कि इसका क्या है, क्या परिचय है इसका। ठीक है, तो इसका परिचय देखिएगा, यह विद्यालय शिक्षा पर अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो एनसीएफ 2005 है, ये नवीनतम दस्तावेज है, ये है ना, ये दस्तावेज है, इसको ध्यान रखिएगा। एनसीएफ जो होता है ये जो है नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसमें राष्ट्र स्तर पर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषयों और विशेषज्ञों व अध्ययनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो एनसीएफ है ये हमारा राष्ट्रीय दस्तावेज है जो आपको ध्यान में रखना। आगे देखेंगे तो भारत सरकार के MHRD की पहल पर प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में, आपको ये जो नाम है प्रोफेसर यश पाल, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में जो भारत सरकार द्वारा जो है देश के चुने हुए जो है 23 विद्वानों ने, ठीक है, 23 विद्वानों ने विद्यालयी शिक्षा पर हुए पिछले सभी विचारों और विमर्शों का अध्ययन किया और उन्हें जो है उन्हें नई राष्ट्रीय चुनौतियों की रोशनी में देखा गया। ठीक है, तो जो एनसीएफ बनाया गया था तो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। ठीक है, इस राष्ट्रीय जो है मशवरे से निकले 3 क्षेत्रों पर जो है बाहर से 13 सदस्य वाले और 29 फोकस समूहों ने विचार किया और एनसीएफ 2005 को है उसको आकार दिया था। तो इस चीज को आप समझिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है ना। आगे देखेंगे, एनसीएफ 2005 दस्तावेज जो है निम्न 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, एनसीएफ का पहला है मार्गदर्शक सिद्धांत। आपको ध्यान में रखना है कि जो स्कूल का जितना भी ज्ञान रहता है उस स्कूली ज्ञान को हम बाहर के वातावरण के साथ उसको बाहर के वातावरण और खुद के जीवन के साथ जो है उसको जोड़ना होता है, बाहरी जीवन के साथ उसको जोड़ना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो पढ़ने की रटन प्रणाली से मुक्त करना, मतलब पढ़ने की जो रटने की जो प्रणाली है उस रटने की प्रणाली से हमें आजादी मिले, मुक्त करने की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों की चहुमुखी विकास को अवसर दे, मतलब चहुमुखी सर्वगुण विकास के लिए उसको बढ़ावा दे। ठीक है, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, मतलब जो सिलेबस में है केवल उसी का ज्ञान दिया जाए और जो बाहरी जीवन है, बाहर का जो नॉलेज है मतलब है ना, तो उसको ना दे करके ये बात करता है कि हम किताबी ज्ञान ना देकर जितने भी बाहरी ज्ञान है उसको देने की इसमें महत्वता कही गई है। ठीक है, आगे समझिएगा कि परीक्षा को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाना, मतलब परीक्षा को जितना ज्यादा हो सके पहले की अपेक्षा हम उसको ज्यादा से ज्यादा सरल बना सकें, लचीला बना सकें, जिससे क्या है कि भयभीत बच्चा ना हो परीक्षा के नाम पर, है ना, और उन्हें कक्ष की गतिविधि से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों को ऐसे नागरिक के रूप में विकसित करना जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, तनाव समानता में आस्था रखता हो। ठीक है, तो ये चीजें जो 5 जो है एनसीएफ के दस्तावेज में निम्नलिखित 5 मार्गदर्शन कहे गए हैं, तो इन 5 को आपको ध्यान में रखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम पे जहां पर एनसीएफ अगर 2005 आ रहा हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरे से और मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, है ना। आगे चलते हैं इसी में, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि 1 घंटे का क्लास चले, है ना। अन्य जो देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं एनसीएफ 2005 की, है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना। हर एक बिंदु जो है आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको समझना, जानना
और अभ्यास करना, क्योंकि इससे एनसीईआरटी से रिलेटेड आपका किसी भी एग्जाम पे आप बैठ रहे हो जहाँ पर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का अगर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अगर एनसीईआरटी की टॉपिक है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है इन सारी चीजों को। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, है ना। आगे चलेंगे इसी में। तो अन्य प्रमुख विशेषताएं की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी, है ना। कम से कम 30 से 40 बिंदुओं के ऊपर आपको एनसीईआरटी मिलेगा, और इन बिंदुओं को अगर आप कवर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी इससे बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप सीटेट की सिलेबस देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी लिमिटेड चीजें में है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग एग्जाम होती है और अलग अलग में हर एक स्टेट का अगर आप देखेंगे, चाहे सीजी की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, झारखंड की बात करें या सीटेट की बात करें, तो आप अगर पर्टिकुलर एक ही चीज का अगर आप जैसे सीटेट की अगर वहां पर देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ लिमिटेशन देखेंगे, है ना। उसमें एनसीईआरटी में कुछ और चीज मिलेंगी, मतलब कुछ ही चीजें मिलेंगी। जब आप झारखंड की देखेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी में कुछ थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। पहले आप सीटेट में जो पढ़े हो तो मिलेगा ही, उसके एक्स्ट्रा और कुछ मिलेगा। जब आप एमपी का तैयारी करेंगे तो एमपी का अगर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी अगर उसमें है तो कुछ ना कुछ हर एक स्टेट के लेवल के हिसाब से हर चीज आपको हर एक किताब में, हर एक ट्यूटोरियल में आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो मेरा प्रयास है कि आपको एक ही जगह पर आपको जितने भी पॉइंटें बनती हैं, जितने भी कंटेंट होता है, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप लाखों के भीड़ में एक अकेला, है ना, और सितारे की तरह चमक सकते हैं, बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना पॉइंट के बिंदु के रूप में देख रहे हैं, हर एक जो रिलेटेड है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सीखना जो है, पहला देखते हैं। सीखना अपने आप में एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखना जो है अपने आप में एक सामाजिक और सक्रिय गतिविधि है। सीखने सिखाने में निम्न सिद्धांतों पर बल देने की जरूरत है, जैसे ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, ये जो शिक्षण का सूत्र है, शिक्षण सूत्र है, जो आने वाला टाइम पे मैं इसको जब कराऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, स्थानिक से वैश्विक की ओर जाना, ये हमारा सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है जो कई सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। ठीक है, सीखने की एक उचित गतिविधि होनी चाहिए। सीखने के लिए एक उचित गतिविधि होनी चाहिए, ये भी एनसीईआरटी कहता है। इसमें बच्चों के दिल दिमाग को रौंदने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चों की कोई परेशानी हो या फिर ऐसा उनको दिक्कत हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे अवधारणाओं को रटकर परीक्षा पास करें, मतलब ऐसा भी एनसीईआरटी ये नहीं कहता है कि ऐसी चीजें जो हो बच्चे को प्रॉब्लम करे, या ऐसा चीजें नहीं बताना है जिससे उसको रट करके, ऐसी अवधारणाएं हमें बच्चे के अंदर विकसित नहीं करना है जिसको वो रट करके परीक्षा केवल पास करने के उद्देश्य से वो पढ़ाई करे। ठीक है, फिर उन्हें भूल जाए, मतलब इन सारी जिसको हम रट के अगर पढ़े हैं या फिर हमें रटाया गया है, तो हम एक निश्चित समय के बाद, एक समय दौरान के बाद, एक समय अंतराल के बाद हम उस चीजों को, रटा हुआ चीज को हम भूल जाते हैं। और अगर हम अपने दैनिक जीवन से प्रयोग करते हैं, जो चीज हमने अगर प्रैक्टिकली रूप में सीखा है, अपने जीवन से अनुभव करके सीखा है, तो ये चीजें जो है लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में स्टोर रहता है। इसीलिए एनसीईआरटी इस चीज की बात करता है। सीखने में जो है विविधता और चुनौतियां होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे की रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रखा जा सके। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे। तो शिक्षा जो है सार्थक तभी होता है, शिक्षा को सार्थक तभी हम मान सकते हैं जब व्यक्ति को इतना समर्थ बना सके कि वह शांति से अपनी जीवन शैली के रूप में चुन सके, लेकिन वह सामाजिक संघर्षों का एक जो है मूक दर्शक जो है बनकर ना रह जाए। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हर एक जो पॉइंट है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। एनसीईआरटी कहता है कि सूचना को ज्ञान मानने से हमें बचाना है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो स्कूलों में पढ़ाई तब तक आनंददायी नहीं हो सकती जब तक बच्चों के प्रति हम अपना यह नजरिया ना बदलें कि वे मात्र जो है ज्ञान लेने के लिए लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब स्कूलों में पढ़ाई का आनंदमय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बच्चे का प्रति जो है हमारा नजरिया ना बदले।
हम ये सोचते हैं कि बच्चा केवल ज्ञान लेने के लिए स्कूल में आया है, अगर ये हमारी सोच है, ये हमारी नजरिया है, तो जो है ये उसका रुचिपूर्ण नहीं हो सकता है ना। तो इनसे आप इस चीज की बात करता है। आगे देखेंगे तो मोटे पाठ्यक्रम और मोटी किताबें जो है शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है ना। मोटे पाठ्यक्रम अगर हम बना दें, मतलब इनसेप के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर हम मोटे पाठ्यक्रम भी बना दें, मोटे है ना प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को अगर हम रख देते हैं, व्यस्तता रख देते हैं, तो उसकी असफलता की प्रतीक है। उन्हें बनाने और लिखने वाले की इस अवधारणा से प्रेरित है कि दुनिया ज्ञान का एक विस्फोटक हुआ है, ज्ञान का एक विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का एनसीएफ बात करता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है कि किन किन चीजों को एनसीएफ जो है एनसीएफ में इंक्लूड किया गया है ना। आगे देखेंगे लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व मानव अधिकार हमारे सामाजिक मूल्यों में है। इन उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देखकर बच्चों के मन में बोने की जरूरत है। मतलब हम लोकतंत्र के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता का, मानवीय गरिमा या फिर मानवाधिकार के बारे में हम जो हमारे सामाजिक मूल्य है, ये सारी चीजें, इन चीजों को हम बच्चों को जो है उपदेश देकर हम इसको कभी नहीं सिखा सकते, बल्कि वातावरण में उसको इंक्लूड करके हम जो है बच्चों को बोने की, हमें मतलब बच्चों को देने की आवश्यकता है। उसको एक्सपीरियंस के दौरान हम इस चीजों को देंगे तो बच्चा जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो करके सीखेगा, तो जो उसको जानकारी होगा वो स्थायी होगा, है ना। आगे देखेंगे तो बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों के अनुभव और उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है। ये सारी चीजें एनसीएफ में कही गई है। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो आपको इसको अंत तक देखना है। अगर मेरी बातें आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन चीजों को आपको एनसीएफ अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के अगर सीरियस है, आपको टेट निकालना हो, शिक्षक भर्ती में सरकारी सीट अगर आपको अचीव करना है, तो इन पॉइंटों को आप जरूर ध्यान में रखना है, आपको पढ़ना है ना। नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको बार बार रिपीटेशन करना है, ताकि एनसीएफ से अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपसे मिस ना हो, आपसे गलती ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो अगला है हमारा क्या है, अगला कहाँ चला गया, इधर है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि वे महत्वपूर्ण है। बच्चे वहीं पर सीखेंगे जिस हिसाब से बच्चा उसको उसका वातावरण मिले, जिसको वहां पर उसको इम्पोर्टेंस मिले, महत्वपूर्ण मिले। हमारे स्कूल में आज भी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करा पाते हैं। यदि सीखने का आनंद व संतोष के साथ रिश्ता होने के बजाय भय या अनुशासन या तनाव संबंध हो, तो वह सीखने में हमें बाधा डालता है। अगर बच्चा स्कूल में है और उसके बच्चे के अनुरूप अगर उसको वातावरण दिया जाए, सारी चीजें जो हो उसके मर्जी के हिसाब से हो, सब कुछ उसके नियंत्रण में, बच्चे को ये एहसास हो कि सारा स्कूल जो है मेरे, जो जितना सिस्टम चल रहा है स्कूल में, जितना भी जो संचालक है वो सब मेरे अंदर है, मेरे कंट्रोल में, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा हो रहा है, तो बच्चा वहाँ आसानी से और बेहतर तरीके से सीखेगा। अगर इसी को अगर हम अपोजिट समझ लें कि वहाँ पर अनुशासन है उसको जटिलता से पालन किया जाए, अनुशासनता वहाँ कठोर हो, वहाँ के प्रधानाध्यापक या टीचर जितने भी सब कठोरता से बात करते हो, तो बच्चा को सीखने के लिए वहां पर परेशानी होगी, उसके लिए बाधा होगा। तो ये एनसीएफ ये चीज को कहता है, तो इस चीज को हमें दूर करना है, ये एनसीएफ कहता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों के लिए तनाव प्रबंध कोर्स चलाने की जगह जो है प्रधानाध्यापक या प्रबंधकों को पाठ्यशाला को तनाव मुक्त करने एवं अभिभावकों को यह सुझाव देने की आवश्यकता है कि बच्चे के स्कूल के बाहर जो जीवन है उसे तनाव मुक्त करें। कहने का मतलब यह है कि बच्चे के लिए तनाव से भरा जो जितना भी वातावरण हो सकता है, या स्कूल से हो या उसके घर परिवार से, उसके वातावरण से, उसको दूर करने की बात जो है एक शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है, एक अध्यापक के रूप में भी है और एक पालक के रूप में भी है। तो तनाव मुक्त, कुल मिलाकर के तनाव मुक्त वातावरण से हमें जो है बच्चे को दूर रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला है स्कूलों में सभी प्रकार के शारीरिक दंडों को रोक लगाने की सख्त जरूरत है। मतलब स्कूल में जितने भी प्रकार के, एक अगर विद्यालय वहां जितने भी प्रकार के अगर दंड से संबंधित अगर ऐसा कुछ प्रावधान है, या प्रधानाध्यापक के द्वारा चलाया जा रहा हो या टीचर के द्वारा चलाया जा रहा हो, तो उस जो वहां का अनुशासन अगर कठोरता के साथ पालन किया जा रहा हो तो उसको लचीला बनाया जाए और जितना ज्यादा हो सके, है ना, मतलब दंड के उसमें हम
परफेक्ट पे इसमें हम उसको हम अपने विद्यालय में इंक्लूड ना करें, उसका हम कठोरता के साथ हम उस नियम का पालन ना करें। ये चीज एनसीएफ कहता है कि अगर किसी भी विद्यालय में शारीरिक दंडों का, जैसे अगर शारीरिक दंडों का कहने का मतलब अगर जिस तरीके से एक प्रधानाध्यापक अगर कुछ कहा है कि अगर आज संडे है कल मंडे है तो आपको सारी साफ सुथरा कपड़े, आपके नाखून कटे होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, है ना, आप शूज के साथ आपका साफ सुथरा होना चाहिए, नाखून वगैरह अच्छे से साफ होना चाहिए। तो अगर वहां अगर ऐसी स्थिति में अगर नहीं पाया जाता है तो वहां पर शारीरिक दंड और प्रताड़ना जो है दंड प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों पर निकाला जाता है। तो इन चीजों को हमें भयमुक्त रखना है कि ऐसी चीजें विद्यालय पे ना हो, यही चीज बात कहता है एनसीएफ। ठीक है, तो आप समझेंगे स्कूल में सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के शारीरिक दंड होते हैं उनको रोकने के लिए सख्त जरूरत है। उस जितने भी अगर दंड अगर हो रहा है विद्यालय में तो उसे जो है हमें निकालना है अपने संस्था से या फिर विद्यालय से, ये एनसीएफ कहता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों को अगर आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब बहुत ही जरूरी है समझना। ठीक है, आगे देखेंगे। कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं, ठीक है, कि एक बार में एक ही बच्चा बोले या तभी बोलो जब सही उत्तर आपको पता हो। ठीक है, मतलब कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए जितने भी संबंधित नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कि एक बार में केवल एक ही बच्चा, अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन करते हो तो जो बच्चा जो है अगर एक क्वेश्चन का उत्तर कोई एक ही बच्चा दे और तभी दे जब उसका जो उत्तर हो अपने आप पे श्योर हो कि ये जो हमारा उत्तर है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के नियम समानता एवं बराबर अवसर देने के मूल्यों को दुर्बल मानते हैं, बनाते हैं और उन्हें पहुंचाते हैं। ऐसे नियम उन प्रतिक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं और यह जो है सहपाठियों में भी समुदाय की भावना को विकसित होने से भी रोकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए विद्यालय में, है ना, कि एक बार में कोई एक ही बच्चा बोले या तो तभी बोले जब उसका उत्तर एकदम सही हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, इस तरीके से नियम को हमें बचाना है। एनसीएफ ये चीज कहता है कि ये जो है समानता को लेकर के बच्चे में भी अवरोध होता है, उसके सीखने की प्रक्रिया में भी उसका आत्मविश्वास भी कम होता है ना। और जो सहपाठियों के समुदाय की भावना जो होती है, एक समूह वर्ग का, टीम वर्क का, वो भी उसमें क्या होता है, हानि होता है उसका। तो इसीलिए इसको कहा गया है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि जो कार्य संपन्न करने में मदद करे और बच्चों की क्षमता को बढ़ाए। आपके विद्यालय में अनुशासन इस तरीके से डेवलप हो, विकसित हो कि बच्चे का विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो और उसकी जो आत्मविश्वास हो, कार्य शैली हो, क्षमता हो, जो भी है ना, उसको मतलब बढ़ाने के लिए मदद करे। इनसे इस चीज की बात करता है। आगे देखेंगे तो अनुशासन बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए आजादी, विकल्प, स्वायत्तता बढ़ाने वाला होना चाहिए। आगे अगर देखेंगे तो गृह कार्य में स्कूल के कार्य के अतिरिक्त अलग तरह की गतिविधियां बच्चों को करने के लिए होनी चाहिए जो वे स्वयं कर पाए या अपने अभिभावकों की मदद से कर पाए। वो या ऐसे गतिविधि स्कूल में होने चाहिए, गृह कार्य ऐसे देने चाहिए बच्चों को ताकि बच्चा स्वयं से कर सके या फिर उसके माता पिता या फिर पालक जो है उस कार्य को स्वयं करे या फिर वो अपने माता पिता से करवा सके। इस तरीके से जो है अभिभावकों को मदद कर पाए, है ना, ये चीज देना है। उन्हें अभिभावकों को यह बेहतर रूप से समझने का मौका मिला कि उनका बच्चा विद्यालय में क्या सीख रहा है। मतलब इस तरीके से अगर आप गृह कार्य देते हैं तो उसके पेरेंट्स जो देखेंगे उसका नोटबुक को, तो उनको ये रियलाइज होगा कि मेरा जो बच्चा विद्यालय में जाने के बाद क्या गतिविधि करता है, क्या चीजें वो सीख पा रहा है ना। इससे बच्चों को खोजबीन करने और स्कूल के बाहर की दुनिया को अधिगम का स्रोत मानने में शुरुआती प्रोत्साहन मिलता है। इस तरीके से हम अगर गतिविधि कराते हैं अपने विद्यालय में तो उससे क्या होता है कि उसके पेरेंट्स को भी ये चीजें क्लियर हो पाती है कि मेरा जो बच्चा है वो विद्यालय में जाने के बाद कौन सी गतिविधि करता है, क्या चीजें कर पा रहा है, क्या चीज नहीं कर पा रहा है। तो उसको एक समझ में आएगा, उसको बच्चे के जो खोजबीन की जो एक सकारात्मक जो तर्क चिंतन होता है उसका, है ना, बाहरी जीवन से जोड़ करके अधिगम करता है और जो अधिगम वो करता है अपने आसपास के रियल लाइफ से उसको बेहतर अधिगम में इंक्लूड कर पाता है ना, बेहतर तरीके से सीखता है। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा।
थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। मैं एनसीएफ को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। इस वीडियो के बाद आपको एनसीएफ से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको खोजने का या पॉइंट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसमें सारा चीज जो है मैं इसमें कवर करते चल रहा हूँ, है। देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा अगला पॉइंट पे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बाल अधिकारों की जो सुरक्षा सुलभता की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी बाल अधिकार और उसके जितना भी सुरक्षा के ऊपर जो व्यवस्था बनी हुई है, जो नियम बना हुआ है, वो चीज वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है उनका स्वास्थ्य शारीरिक विकास। मतलब सभी बच्चे के सभी प्रकार के विकास के सबसे पहली शर्त है उसका स्वास्थ्य। अगर बच्चा शारीरिक रूप से अगर स्वास्थ्य नहीं है तो किसी भी प्रकार का अधिगम करने में उसको प्रॉब्लम होगा, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या फिर किसी भी रूप से अगर उसका परेशानी है ना, अगर उसका दिक्कत है तो ये चीज वहां पर उसको परेशानी देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए उनकी पौष्टिक आहार, व्यायाम और दूसरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करनी चाहिए, हमारा एनसीएफ कहता है। तो जितने भी यहाँ पर बिंदु आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा एनसीएफ का कहा हुआ पॉइंट है ना। आपको इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे तो बच्चों की मातृभाषा को रोकने या उनको मिटाने का प्रयास उनके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप करना है। मतलब हमें ये करता है, ये एनसीएफ कहता है कि बच्चे की जो भी मातृभाषा होता है, मातृभाषा के हिसाब से बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखता है। जो भी टीचर रहता है उससे अच्छे से इंक्लूड निर्भाव, मतलब बिना डर का वो क्वेश्चन संवाद कर पाता है। तो ये हमारी मातृभाषा के वजह से ही कर पाता है। तो जो मातृभाषा को जो जिस विद्यालय में अगर मातृभाषा को रोक टोक किया जाए कि आप अपने जो मदर टंग है उसका विद्यालय में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके खिलाफ है एनसीएफ कि आपको ऐसा कभी नहीं करना है। तो इसी बात को कहा गया है कि बच्चों की मातृभाषा को रोकने या उसको मिटाने का प्रयास उसके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप करना है। अगर आप उसकी मातृभाषा को मतलब प्रयोग नहीं करने देंगे, मिटाने का प्रयास करेंगे, तो जो उसका व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी के डेवलप जितना होगा वहां पर उसको कठिनाइयां होगा। ठीक है, आगे समझेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं, जिनकी वो जो भाषा है, अगर वो छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, मलयालम बोल रहे हैं मलयालम, मराठी बोल रहे हैं मराठी, गुजराती बोल रहा है गुजराती, पंजाबी बोल रहा है पंजाबी, हरियाणी बोल रहे हैं तो हरियाणी। मतलब उसका जो भी मदर टंग हो, है ना। मतलब जितने भी 28 भाषाएं इंक्लूड है हमारी उसमें, है ना, अनुच्छेद में 22 भाषा जितना भी इंक्लूड है, उन सभी भाषाओं, चाहे वो किसी भी भाषा से रिलेटेड हो, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा को बिना सुधारे, मतलब हम उसकी भाषा को बिना सुधार किए हम उसी भाषा में जो है हमें उसे शिक्षा देने का प्रयास करना है। कक्षा 4 के बाद अगर स्मृति जो है और रुचि कर मौके दिए जाए तो बच्चे स्वयं भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लेते हैं। कक्षा 4 तक आते आते बच्चा जो है उनके अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि जो भी मानक भाषा होता है, जो भी हम मानक भाषा में उनको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उस मानक भाषा को ऑटोमेटिक जो है वो अर्जन करते जाते हैं, अधिगम करते जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में जो है गलतियां सीखने का एक हिस्सा बन जाती है। मतलब गलतियां जो होती हैं सीखने का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है। एनसीएफ ने भी इस चीज को माना है, तो इसको ध्यान में रखना है। बिना गलती का जो है, गलती हमारे लिए बाधा नहीं है, ये है। ये अगर जो गलती हमारे लिए सुविधा दाता के रूप में बात करता है, बाधा हम इसको नहीं कहेंगे। इनसे भी इस चीज को कहा है कि बच्चा जो है गलतियां कर करके सीखता है, तो ये हमारे लिए एक मतलब पॉजिटिव वर्ड है। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा है, कहानी, कविता, गीत और नाटक हमारी संस्कृति धरोहर तो है ही। मतलब कहानी, कविता हो गए, नाटक हो गए, हमारे संस्कृति का धरोहर तो है ही। इनके माध्यम से बच्चे व्याकरण भी आसानी से सीख सकते हैं, बजाय
उबाऊ ढंग से व्याकरण सीखने के नियम को बताने के। मतलब अगर हमें व्याकरण सिखाना होगा तो जो बच्चा जानता है, जो उसका लोकल चीजें हैं, कविता है, कहानी है, नाटक है ना, ये सांस्कृतिक जो जितनी है ये तो हमारा धरोहर है ही है, ये हमारे चलते आ रहा है, लेकिन उसी से रिलेट करके अगर हम उसको इस तरीके से अगर व्याकरण को सिखाया जाए तो उसे बस उबाऊ ना लगे, उसे बकवास ना लगे, तो वो बहुत ही बेहतर ढंग से जो व्याकरण को सीख सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमें कक्षा में एक बहुभाषी वातावरण बनाना होगा। कक्षा में हमें किस तरीके से वातावरण बनाना होगा, तो बहुभाषी वातावरण बनाना होगा। प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी के साथ स्थानीय भाषा व भारतीय भाषाओं का मिलापन उपयोगी होगा, और माध्यमिक कक्षाओं में इसकी विदेशी भाषा का उपयोग किया जाएगा। विदेशी भाषा में या फिर हम इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर जर्मनी, फ्रांसी या चाइनीज, इस तरीके से भाषा का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो सभी भाषाओं के शिक्षण में उपयुक्त रोचक तरीके और सामग्री जो है इस्तेमाल होनी चाहिए। मतलब जितनी भी भाषा है उनके लिए शिक्षण, जो शिक्षण हम दे रहे हैं उसके लिए उपयुक्त रोचक तरीके होना चाहिए। कई तरीका हो सकता है रोचक तरीका, जैसे हम आज के टाइम पे डिजिटल तौर पर देखेंगे तो ऑडियो वीडियो जितने भी चीजें हैं, ये सारी मोबाइल है, लैपटॉप, यूट्यूब, इनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। और सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए। वही चीज क्या है कि नए नए चीजों का हमें प्रयोग करना है ना, जो हमारे लिए उपयोगी हो। आगे देखेंगे। ऐसी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो केवल तथ्यात्मक जानकारी ना देकर अंतःक्रिया के मौके दे। मतलब कुछ कुछ पुस्तकें ऐसे भी होती हैं जो तथ्यात्मक ज्ञान, मतलब जो लिखा हुआ चीजें ना हो, हम उसे प्रैक्टिकल रूप में करके देखें। अब जैसे अगर हम मान के चलिए कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि हमें तैरना हमें सीखना है, तैरना हमें सीखना है, बच्चे को तैरना, अगर हमें ही तैरना सीखना हो, हमने किताब से पढ़ लिया कि अगर हम तालाब में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, तो किस तरीके से तैरना है, पैर कैसे चलाना है, हाथ कैसे चलाना है, अपने शरीर को मूवमेंट कैसे करना है। बच्चे ने किताब पढ़कर डायरेक्ट तालाब में छलांग लगा दिया, है ना, तो उसने क्या किया है, केवल पढ़ करके तालाब में कूद गया, तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं, वो कभी तैर पाएगा क्या? नहीं, वो डूब जाएगा। ठीक है, तो आपको जब तक धरातल के स्तर पे आप जब तक उतर करके इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जीवन के साथ अपना जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। जब तक, है ना, अगर हमने किताब में पहले बार पढ़ा और डायरेक्ट तालाब हो या फिर नदी, उसमें छलांग लगा दी, तो वहां पर डूबना हमारा निश्चित है। तो हम उसको धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करेंगे, अपने धरातल जीवन से जोड़ेंगे, अपने दैनिक जीवन से उस चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसके बाद हम तैरना सीखेंगे। तब हम यह कह सकते हैं, है ना, कि ऐसी पुस्तक महत्वपूर्ण होती है जो केवल तथ्यात्मक जानकारी ना देकर अंतःक्रिया के मौके दे। अंतःक्रिया हमें मतलब उस क्रिया को करने का हमें मौका दे। ठीक है, आगे समझेंगे। सामग्री के साथ बच्चों को खुद एवं सहपाठियों के साथ कार्य करने का भी मौका देना चाहिए। आगे देखेंगे। संपूर्ण समूह आधारित योजना बनाने का मौका देना चाहिए, जैसे कहानी सुनना, नाटक करना आदि, जिनके आधार पर बच्चे कई तरीके से गतिविधि भी कर सकते हैं। ये सारी चीज जो है एनसीईआरटी कहता है। आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो इसको आप जरूर देखिएगा पूरा, शुरू से लेकर के अंत तक। इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंटें हो सकती हैं, जहां से भी प्रश्न बन सकता है, जितने भी टेट एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, और अगर उसमें एनसीईआरटी पॉइंट अगर है टॉपिक, तो आपका एक भी जो है पॉइंट आपका मिस नहीं होगा इस क्लास से। ठीक है, अगर मेरा बात आपको समझ में ना हो या फिर मेरा बताने का शैली आपको समझ में ना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इतना मेच्योर हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बस पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके पास सही मटेरियल और सही मतलब जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप अब तक जो है मिस करते आए हैं, है ना। आप ये जो मटेरियल मैं देने का प्रयास करूँ, ये एग्जैक्ट एकदम आप अगर किसी भी बुक में अगर आप उठा करके देख लीजिए, जहां पर एनसीईआरटी अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी एक राइटर को उठा करके देखेंगे तो वहां पर इतना ज्यादा पॉइंट आपको एनसीईआरटी के बारे में देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। जिस तरीके से मैं इसको डिजाइन किया हूँ, मैं पहले ही बताया कि ये कई किताबों का, कई ट्यूटोरियल का मिक्सिंग पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने जीवन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के आप अगर वास्तव में अगर सीरियस हैं, तो ये वीडियो आप पूरा जो है अंत, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 1 घंटे का अगर क्लास हो रहा है तो 1 घंटे में केवल हम एनसीईआरटी के ऊपर ही बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो 1 घंटे का अगर ये हमारा पीपीटी चलेगा, तो आप ये सोचिए कि 1 घंटे में एनसीईआरटी कितना बड़ा टॉपिक है, कि 1 घंटे में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आधा घंटा का लगभग मेरे को लगता है क्लास हो गया होगा।
है ना। तो आधा घंटा का क्लास और बचा होगा जिस पर हम पूरा एनसेप के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, मैं इसको सरासर मैं ऐसे ही बताने का प्रयास करता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से रिवीजन करिएगा दोस्तों, है ना। ताकि क्योंकि आपको अगर अपना जीवन सेटल करना है, आपको अपना करियर बेहतर करना है, तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। बस मेरा मकसद यह है कि आप तक सही जानकारी, सही मटेरियल आप तक मिल पाए, और आप जो है सही जानकारी के साथ आप अपना तैयारी को करेंगे तो आपको जो है सफलता निश्चित ही मिलेगा, है ना। इसी उद्देश्य है, यही उद्देश्य है मेरा बनाने का, कि आप तक जो है सही मटेरियल उपलब्ध हो सके, ठीक है। आगे देखेंगे तो शिक्षक, आगे देखेंगे इसी में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही पुस्तकालय को अधिगम आनंद एवं तन्मयता के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। पॉइंट है इसका, किताबें एवं पत्रिकाओं के अलावा पुस्तकालय में सूचना तकनीकों के नए आयामों में व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी विश्व से जुड़ पाए। आगे देखेंगे तो विद्यालय में सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन करने को दिया जाए। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में कही गई है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, यही से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे देखेंगे तो बच्चे स्वयं पुस्तक चुने ना कि शिक्षक पुस्तक को बांटे। बच्चा स्वयं से, उसको जो इच्छा हो, कहानी पढ़ना हो, चित्र देखना है, ड्राइंग करना हो, ABCD पढ़ना हो, उसको मतलब खेलने में मजा आता है तो खेल वाली किताब, कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है कहानी वाला किताब, चित्र देखने में अच्छा लगता है चित्र देखने वाला, है ना। या फिर रीजनिंग से संबंधित ऐसा कोई बुक है आपके पास जिसमें थोड़ा सा जैसे क्यूब वगैरह होता है, उसको सॉल्व करने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ऐसा कोई किताब है, तो उस तरीके से बच्चे को जो पसंद हो वो चीज उसको मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसकी बात करता है, ना कि टीचर कंटिन्यू करके कि नहीं तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये किताब देना है, तुमको ये किताब देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो इन सब इस चीज की बात करता है, ठीक है। मतलब आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से ये जो है टॉपिक हमारा समाप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। और जो भी मैं मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मटेरियल आपको किसी भी एक वीडियो या फिर किसी भी एक किताब में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप 10 किताब खरीदेंगे, है ना, 10 किताब अगर आप इकट्ठा करते हैं अलग अलग टेट का, है ना, अलग अलग स्टेट के टेटों का, तब आपको इतना ज्यादा मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको एक ही वीडियो में सारा चीज कंप्लीट करके रखिए, चाहे आप सीटेट का दे रहे हैं, CG टेट, MP टेट, किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये सारा चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शून्य समझ पढ़कर नोट्स तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए, और उससे पाठ्य पुस्तकों और कुंजियों से नकल करने की प्रवृत्ति जो है हतोत्साहित होगी। अगर हम इस तरीके से अभ्यास कराते हैं तो जो नकल करने की प्रवृत्ति है ये हमारा समाप्त हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, पत्र लेखन और निबंध लेखन की घिसी पीटी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा करके शिक्षा में कल्पना और मौलिकता के महत्वपूर्ण जो है जगह दी जानी चाहिए। आगे देखेंगे, भाषा शिक्षण के द्वारा बच्चों में अपने सोच विचार और आलोचनात्मक दृष्टि को भी विकास किया जा सकता है। आगे देखेंगे, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीय कारण की क्षमता का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित जो है लक्ष्य है, बच्चों के लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, जैसे संख्या, संक्रिया, मापन, दशमलव, प्रतिशत, और इसमें जो है अलग कदम है। बच्चों के गणितीय साधनों की विकसित करना, ताकि वे गणित मान्यताओं के तार्किक परिणाम को निकाल सके, ठीक है ना। तो ये चीजें जितनी है ये सब गणित से संबंधित है ना। आगे देखेंगे, भारत में कला संस्कृति विविधता का जीता जागता उदाहरण है। इसमें उनके लोक शास्त्र, गायन, नृत्य, संगीत, पुतले बनाना, मिट्टी का काम आदि है। इसमें किसी भी कला अध्ययन का विद्यार्थियों का ज्ञान को समृद्ध करेगा, जीवन भर उसका काम आएगा। अगर हम इस तरीके से करते हैं, चाहे लोग उनके लोक व संस्कृति, गायन हो, नृत्य हो, संगीत हो, पुतले हो, मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना हो, तो इन जितनी भी तरीके का कला अगर अध्ययन विद्यार्थियों को ज्ञान समृद्ध करेगा, और ये जो जितना भी सीखेगा बच्चा, उसके पूरा जीवन पर्यंत और एक व्यवसाय के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। आगे समझेंगे, कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने आप विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए, और उस पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। बच्चे का अगर इंटरेस्ट है, करना चाहता है तो करे, मतलब इस चीज को हम प्रेशर
नहीं डाल सकते। ये एनसीएफ कहता है। मिड डे मील कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच को पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग मानना चाहिए, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, काम मानव जीवन का समृद्ध बनाता है और ज्ञान, अनुशासन और आनंद नए दीक्षित खोजता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनसीएफ का महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट जो है यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे अगर हम चले इसी में, है ना, तो आगे देखेंगे आवास की समस्या को अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के जीवन से जोड़ा जाए, क्योंकि वे अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक जैविक विविधता का आश्रय लेते हैं और विद्यार्थी इनके जीवन का अवलोकन व अभिलेखन करेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। सामाजिक न्याय शांति शिक्षा का महत्वपूर्ण अव्यय है। समानता और सामाजिक न्याय जिससे गरीब और वंचित और सशक्तियों का उत्पीड़न न होने पर जो होना चाहिए। आगे समझेंगे। मानव अधिकार जो है शांति की अवधारणा का केंद्रित आधार है। अगर लोगों के अधिकार का हनन हो तो शांति का वातावरण नहीं बना सकता। मानव अधिकार का आधार गैर भेदभावपूर्ण भाव और क्षमता है जो समाज में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम करती है। ठीक है, आगे समझेंगे। सभी बच्चों की भागीदारी हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यक है। एनसीएफ में इन चीजों को क्या किन किन बातों पर कहा गया है जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला देखेंगे, विकलांगता एवं आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्थिति में विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा विकलांगता है, विकलांग से अगर ग्रस्त है एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्थिति में जो है विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए, ये उसका पहला बिंदु है। आगे देखेंगे, समस्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्थिति में विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए। आगे देखेंगे, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, केवल स्कूल की असफलता को दर्शाता है। अगर बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाता है। ठीक है, विकलांगता समाज द्वारा निर्मित होता है और इसे समाप्त करना चाहिए। विकलांगता जो होता है समाज के द्वारा विकसित किया गया है और इसे समाप्त करना हमारी जवाबदारी है। ठीक है, आगे समझेंगे। बच्चों की भौतिक, सामाजिक एवं व्यवहार संबंधित बाधाएं दूर करनी चाहिए। अगला है, यदि पढ़ना चाहता है तो बच्चों के सीखें, कामयाबों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचाने। ठीक है, तो ये कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ये सारी चीजें एनसीएफ में कही गई है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना भी एनसीएफ आज का जो इस वीडियो है पूरा एनसीएफ का कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद से आपको एनसीएफ में कोई भी मटेरियल कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसका आप नोट बना लीजिए, बार बार रिवीजन करिए साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा अगर आप वास्तव में अपने करियर को लेकर के सीरियस है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय को ऐसा केंद्र बनाया जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों के जीवन की तैयारी कराया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे, खासकर शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे, समाज को हसियाए पर जीने वाले बच्चों की, कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों की शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, आगे अगर चलेंगे तो विद्यालय के समस्त बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता का अवसर मिलना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। आगे देखेंगे, आरंभिक वर्षों में भाषा के 3 कौशल कौन कौन से हैं, तो बोलना, सुनना और पढ़ना के अभ्यास पर जोर देना चाहिए। मतलब आरंभिक वर्षों में भाषा के 3 कौशल पर विशेष रूप से ध्यान देना की बात कही गई है एनसीएफ द्वारा। बोलने का, सुनने का और पढ़ने का अभ्यास पर जोर देने का बात कहा है। बाद में लेखन कौशल को इसमें शामिल करना चाहिए। सबसे पहले हमें बोलने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, बोले सही तरीके से पहले बोल पाए, सही तरीके से सुन पाए, सही तरीके से पढ़ पाए, और लिखने की जो प्रोसेस है वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, है ना। आगे देखेंगे, कंप्यूटर और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का आधुनिक समाज को गढ़ने में अत्यधिक महत्व है। हमें ऐसी शिक्षित जनता चाहिए जो समाज और मनुष्य की जाति की बेहतरी के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आगे देखेंगे, छात्राओं को पाठ्यक्रम में आए भौतिक स्थलों का अवलोकन करा करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। आगे समझेंगे, तो वर्ष के आरंभ या अंत में 2 या 3 दिन स्कूल की वार्षिक योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे ऐसी गतिविधियां तैयार हो कि सभी विद्यार्थी उसमें भाग ले सके, है ना। तो ये जितने भी बिंदु हैं दोस्तों, ये सारी चीजें एनसीएफ में कही गई हैं। आगे देखेंगे, स्कूल पाठ्यक्रम के केंद्र में विद्यार्थी होना चाहिए। मतलब स्कूल के जितने भी पाठ्यक्रम है उसमें जो केंद्र होना चाहिए हमारा विद्यार्थी होना चाहिए, जो ज्ञान के ग्रहण करता ही मात्र नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत और
सामूहिक प्रयासों में ज्ञान की रचना में जुटे हुए हैं और यह सामाजिक विवेक के लक्ष्यों को प्रेरित करे। ठीक है, आगे समझेंगे। शिक्षण के दिनों में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और 200 दिन का एक सत्र में शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। ये चीज महत्वपूर्ण है, 200 दिन का शिक्षण कार्य कराना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो आगे हमारा है कि स्कूल को बच्चों के अधिकार के बजाय बचाव के लिए उनके परिवार वालों से लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि उपयुक्त लचीलापन का लाभ उठा करके बच्चों के खेल के समय को कार्य में तब्दील ना करें, है ना। आगे देखेंगे, स्कूल में बिताया समय या स्कूल में शिक्षा में बिताया गया समय किसी भी हाल में 6 घंटों या पूर्व माध्यमिक जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 घंटे में से कम न हो, उस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये चीज महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, आम सभा के दौरान प्रेरणादायक कहानी, संगीत, मेहमान से बातचीत, यात्रा अनुभव सुनने आदि विषयों पर बातचीत की जा सकती है। आगे देखेंगे, प्राथमिक कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए, ये चीज महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। और कक्षा 3 से 2 घंटे प्रति साप्ताहिक जो गृह कार्य देना चाहिए। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक में 1 घंटा प्रतिदिन और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 2 घंटा प्रतिदिन हमें जो है गृह कार्य देना है ना। तो आगे देखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षण व उनके मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाने की जरूरत है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट, शिक्षा मतलब बिना बोझ के रिपोर्ट जो है ये 1993 की रिपोर्ट में इस विषय के जरिए बच्चों की सामाजिक दशाओं की समझ और उनके विश्लेषण की योग्यता पैदा करने सिफारिश की गई थी। तथ्यों को रटना बंद करने को कहा गया है। ये चीज याद रखना है कि बिना शिक्षा के बोझ में इसमें रटने की प्रणाली को बंद किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, पहला है हमारा इसमें तो 10वीं और 12वीं के अंत में होने वाली परीक्षा की विधि को बदलने का सुझाव दिया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है ऐच्छिक हो, ये इस पर सुधार करने की बात कही गई है। आगे अगर देखेंगे तो इसी में शायद इसमें कटता होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा कट रहा है। अगला है हमारा तीसरा नंबर, आप आवाज को ध्यान से सुनिएगा। जो मूल्यांकन के बहुविधि रूप होने चाहिए। परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा ही पर्याप्त नहीं। मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वह बच्चों की स्वलिखित जांच से हटकर व्याख्या, विश्लेषण और समस्या समाधान जैसी उच्चतर क्षमताओं की जांच कर सके। आगे समझेंगे। चौथा है हमारा, विद्यार्थियों को अधिकतम अपनी अभिरुचि के अनुसार विषयों के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हल्की प्रत्येक स्कूल में सभी विषयों का उपलब्ध होना चाहिए, यह संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे 5वां नंबर, तो 5वां नंबर कहता है कि खुली पुस्तक परीक्षा का सुझाव, मतलब खुली किताब की तरह हमारा जो है परीक्षा होनी चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा का सुझाव होना चाहिए। इसकी बात एनसीएफ कहता है। सतत, व्यापक और मूल्यांकन होनी चाहिए, ये भी एनसीएफ कहता है। आगे देखेंगे तो विज्ञान की जो है पाठ्यचर्या को सामाजिक बदलाव लाने के उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए ताकि वर्ग, लिंग, जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर मतभेद कम हो सके, ये चीज एनसीएफ कहता है। आगे देखेंगे, एक समानता मूलक जो है शांति मूलक समाज का ज्ञान आधार तैयार करने में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का मददगार हो सकता है। आगे समझेंगे, इसके भीतर जो है विविध विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान सम्मिलित किया गया है। आगे अगर देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा व सामग्री ऐसी हो जो विद्यार्थी में समाज के प्रति आलोचनात्मक जो है समझ व विकास करे, यह चुनौती भरा काम हो सकता है। ठीक है, आगे समझना। तो आगे कहा गया है समाज विज्ञान की पाठ्यक्रम पुस्तकों को इस तरह से विकसित की जाए कि उनमें आदिवासी जो है दलित या नागरिक अधिकारों से वंचित जनता दृष्टिकोण से को भी जगह दी जाए। आगे अगर देखेंगे तो पढ़ने के दौरान विषय वस्तु को अधिक जो संभव तरीकों से बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को इसके लिए उत्साहित किया जाए कि वे अध्ययन और अवलोकन के पाठ्यक्रमों से भी आगे निकल सके। ठीक है, ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, ये सारा कुछ जो है एनसीएफ में कही गई है ना। आगे समझेंगे
तो एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या है, तो करके सीखना, करके सीखने पर ज्यादा बात कहा गया है, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना और मिश्रित विधि द्वारा सीखना। तो ये जो कुछ जितने भी एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है ना। आपको इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले करके, है ना, और इसका आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। जितना भी एनसीएफ में मतलब मैंने जितने भी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है, जिन जिन पॉइंटों से बिंदु से क्वेश्चन बना है अब तक, उन सभी को मैंने चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती हो, स्टेट हो, सी टेड हो, है ना, उन सभी में जहां जहां से क्वेश्चन बना है उन सभी बिंदुओं को मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास किया है। और जो आ सकता है, जो पूछा जा सकता है, उन बिंदुओं को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो के बाद आपको एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। तो ये जो क्लास है दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण था आज के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।